जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम गोता लगा रहे हैं भारत में हाल ही में घोषित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों में। ये 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले हैं। जी हाँ, और हमारी चर्चा का आधार है वो दस्तावेज जीएसटी सुधार 2025.pdf। इसमें इन बदलावों का पूरा ब्यौरा दिया गया है। बिल्कुल, और हमारा मकसद है ये समझना कि भाई 8 साल बाद इन बड़े सुधारों की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्या खास है इनमें। और हाँ, अलग अलग सेक्टर पर, आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा, और जीएसटी की अब तक की कहानी क्या रही है। हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ तथ्यों का निष्पक्ष विश्लेषण करें, जैसा हमारे स्रोत में है। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है, ये सिर्फ टैक्स की दरों का हेरफेर नहीं है। ये बदलाव अर्थव्यवस्था की पूरी चाल पर मतलब गहरा असर डाल सकते हैं। हाँ, जरा सोचिए, सुबह के नाश्ते के सामान से लेकर घर बनाने के सीमेंट और नई गाड़ी तक, सब पर टैक्स का हिसाब किताब बदलने वाला है। तो चलिए खोलते हैं इसकी परतें। हाँ, सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं फ्लैशबैक में। जीएसटी आने से पहले क्या दिक्कतें थी हमारी टैक्स प्रणाली में, क्यों जरूरत पड़ी इस एक देश एक टैक्स जैसे सिस्टम की। देखिए, पहले ना सिस्टम बड़ा बिखरा हुआ था। मतलब हर राज्य का अपना अलग टैक्स है ना, अपना वैट या सेल्स टैक्स। हाँ, रेट भी अलग, नियम भी अलग। जी बिल्कुल, अपनी दरें, अपने नियम। फिर वो चुंगी, एंट्री टैक्स जैसे कई और टैक्स थे। एक राज्य से दूसरे में सामान ले जाओ तो वो अलग लगते थे। यानी कारोबारियों के लिए तो बड़ा सिरदर्द रहा होगा। बहुत ज्यादा। सोचिए, एक ही चीज पर अलग अलग राज्य में अलग टैक्स, अलग कागजी कार्रवाई। इससे व्यापार करना न सिर्फ मुश्किल था, बल्कि चीजें महंगी भी हो जाती थी। और नियमों में भी मतलब स्पष्टता नहीं थी, कंफ्यूजन होता था। एक और बड़ी समस्या थी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की। अच्छा, मतलब वो जो कच्चा माल खरीदने पर टैक्स दिया, वो फाइनल प्रोडक्ट के टैक्स में से घटाने की छूट, वो ठीक से नहीं मिलती थी। मिलती नहीं थी। हाँ, या तो पूरी तरह नहीं मिलती थी या आसानी से नहीं मिलती थी। तो होता क्या था कि टैक्स पे टैक्स लगता जाता था। कैस्केडिंग इफेक्ट। जी, कैस्केडिंग इफेक्ट। नतीजा, चीजें महंगी और टैक्स चोरी की गुंजाइश भी बनती थी इससे। और वो सर्विस टैक्स और वैट वाला चक्कर भी तो था। हाँ, वो दोहरा कराधान भी था। तो इन सब वजहों से ना एक आसान, पूरे देश में लागू होने वाले टैक्स सिस्टम की जरूरत बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी। तो ये जीएसटी का आइडिया आया कहाँ से? मतलब ये कोई रातों रात तो हुआ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका विचार तो जहां तक मुझे याद है साल 2000 के आसपास ही आ गया था। राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति थी, उन्होंने रखा था। अच्छा, 2000 में? जी। फिर सालों तक इस पर चर्चा चली, राज्यों के बीच सहमति बनाने की कोशिशें हुई, जो आसान नहीं था। हाँ, वो तो है। आखिरकार 2016 में संविधान में 101वां संशोधन हुआ और फिर 1 जुलाई 2017 की आधी रात को जीएसटी लागू हुआ। हाँ, मुझे याद है, काफी धूमधाम से हुआ था। नए भारत का क्रांतिकारी कानून कहा गया था। जी बिल्कुल। और इसने बदला क्या, मतलब मोटा मोटा अगर देखें? सबसे बड़ा बदलाव तो यही था कि इसने ना लगभग 17 अलग अलग टैक्सेस थे पहले, केंद्र और राज्यों के। हाँ। और कोई 13 सेस वगैरह थे जी। उन सबको एक में मिला दिया जीएसटी में। अच्छा। तो वो जो टैक्स पे टैक्स लगता था ना, कैस्केडिंग इफेक्ट, वो खत्म हो गया। हाँ, वो बड़ी समस्या थी। जी। और पूरे देश में माल और सेवाओं के लिए एक तरह से एक रेट, एक प्रक्रिया का रास्ता खोला। एक नेशनल मार्केट बन गया। अनुपालन यानी कंप्लायंस वो आसान हुआ, पारदर्शिता बढ़ी। इसे मतलब आर्थिक एकीकरण का एक बड़ा कदम माना गया। तो अब लगभग 8 साल हो गए, अब फिर से बड़े सुधारों की बात हो रही है, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार। इनकी जरूरत क्यों पड़ी अब, और क्या है इनमें खास? जी, तो ये जीएसटी परिषद की जो 56वीं बैठक हुई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में, उसमें इन सुधारों को मंजूरी मिली है। अच्छा। और सबसे बड़ा बदलाव, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा भी है, वो है मौजूदा 4 टैक्स स्लैब, 5%, 12%, 18% और 28%। इनको हटाकर सिर्फ 2 स्लैब रखना। सिर्फ 2? कौन कौन से? 5% और 18%। 4 से सीधे 2? ये तो सुनने में काफी बड़ा सरलीकरण लगता है, पर सवाल ये कि क्या मौजूदा सिस्टम में ऐसी कोई बड़ी दिक्कतें आ रही थीं जिन्हें सुलझाने के लिए ये
मतलब इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? हाँ, कई वजह बताई जा रही हैं। देखिए, 4 स्लैब होने से ना चीजों को सही स्लैब में डालने को लेकर काफी कंफ्यूजन और विवाद होते थे। अच्छा, कि ये 12 में आएगा या 18 में? बिल्कुल, खासकर 12% और 18% वाले स्लैब में कई चीजों का वर्गीकरण मुश्किल था। अब इससे क्या होता था, मुकदमेबाजी बढ़ती थी। 2 स्लैब होने से उम्मीद है कि ये वर्गीकरण आसान होगा, विवाद कम होंगे और पूरा सिस्टम सरल बनेगा। और वो उल्टे शुल्क ढांचे वाली बात? हाँ, वो भी एक बड़ी वजह है। कुछ सेक्टर में ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या थी, उसे भी इन सुधारों से सुलझाने की कोशिश की गई है। अच्छा, तो ये नई दरें लागू कब से होंगी और क्या सब कुछ इन्हीं 2 दरों में आ जाएगा, 5% और 18% में? प्रस्ताव तो यही है कि ये नई दरें और जो भी छूटें हैं वो 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ चुनिंदा चीजों को अपवाद रखा गया है, मतलब वो इन 2 स्लैब में नहीं आएंगी। जैसे सिगरेट है, जर्दा या दूसरे चबाने वाले तंबाकू उत्पाद हैं, कच्चा तंबाकू है, बीड़ी है। अच्छा, यानी सिन गुड्स। हाँ, मोटे तौर पर वही। इन पर मौजूदा जीएसटी दरें और साथ में वो जो क्षतिपूर्ति उपकर है, कॉम्पेंसेशन सेस, वो लगता रहेगा। ये क्षतिपूर्ति उपकर ये क्यों लगाया गया था? देखिए, जब जीएसटी आया था ना, तो राज्यों को डर था कि उन्हें राजस्व का नुकसान होगा। हाँ, क्योंकि उनके कई टैक्स खत्म हो गए थे। बिल्कुल, तो उनकी भरपाई के लिए, खासकर शुरू के कुछ सालों के लिए, ये सेस लगाया गया था। कुछ खास चीजों पर ही लगता है ये। समझ गई। तो बाकी लगभग सब कुछ अब 5% या 18% में? जी, ज्यादातर वस्तुएं और सेवाएं अब इन्हीं 2 दरों के दायरे में आ जाएंगी। चलिए, अब ये देखते हैं कि इस 2 स्लैब सिस्टम का असर अलग-अलग सेक्टर पर कैसा दिखेगा। शुरुआत करते हैं उन चीजों से जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, खाद्य और घरेलू सामान। हाँ, यहाँ असर काफी साफ दिखना चाहिए। जैसे यूएचटी दूध है, पैक्ड पनीर या छेना है, ब्रांडेड अनाज हैं, इन जैसी रोजमर्रा की जरूरत की कुछ चीजों पर अब 0% टैक्स होगा, मतलब कोई टैक्स नहीं। अच्छा, और साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट? साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, यहाँ तक कि साइकिल, इन जैसी कई घरेलू जरूरत की चीजों पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। पहले शायद ये 12 या 18 में थी। और खाने पीने की पैक्ड आइटम्स जैसे नमकीन, बिस्किट, सॉस वगैरह? हाँ, उनमें भी बड़ी राहत है। पैक्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, केचप, पास्ता, इंस्टेंट कॉफी, मांस के बने संरक्षित उत्पाद, ऐसी कई चीजों पर टैक्स 12% या 18% से घटकर सीधा 5% पर आ जाएगा। अरे वाह, इससे तो घरों के मासिक बजट पर सीधा फर्क पड़ना चाहिए। जी, उम्मीद तो यही है। यही नहीं, जो ड्यूरेबल गुड्स हैं जैसे एयर कंडीशनर, डिशवॉशर, टीवी, इन पर भी दरें कम होने से ये शायद ज्यादा लोगों की पहुंच में आए और देश में इनके निर्माण को भी मतलब बल मिलेगा। अच्छा, और जो लोग घर बनाने का सोच रहे हैं उनके लिए क्या है इसमें? उनके लिए भी खबर अच्छी है। सीमेंट, जो अभी सबसे ऊंचे स्लैब 28% में है, उसे 18% पर लाने का प्रस्ताव है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, ये तो काफी बड़ा है। और मार्बल, ग्रेनाइट के ब्लॉक, रेत, चूना ईंट, इन जैसी चीजों पर टैक्स 12% से घटकर 5% हो जाएगा। बांस की फ्लोरिंग या फर्नीचर है, लकड़ी के पैकिंग केस हैं, उन पर भी दर 12% से 5% होगी। तो घर बनाना सस्ता हो सकता है? बिल्कुल, इससे घर बनाने की लागत कम हो सकती है और उम्मीद है कि रियल एस्टेट सेक्टर में मांग बढ़ेगी, रोजगार के मौके भी बनेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर, वहाँ 28% स्लैब की बहुत चर्चा होती थी, वहाँ क्या बदलाव है? हाँ, और ऑटो सेक्टर में भी हाँ महत्वपूर्ण बदलाव हैं। छोटी कारें और 350 सीसी इंजन तक के जो 2 पहिया वाहन हैं, जो अभी 28% स्लैब में आते हैं, हाँ। उन्हें 18% पर लाया जा रहा है। अच्छा, यही नहीं, बस, ट्रक, तिपहिया वाहन और सभी तरह के ऑटो पार्ट्स, इन पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18% किया जा रहा है। यानी लगभग पूरा ऑटो सेक्टर ही 18% में आ गया। मोटे तौर पे हाँ। इससे न सिर्फ गाड़ियां और पार्ट्स सस्ते हो सकते हैं, बल्कि उनका वर्गीकरण भी साफ होगा। जो टैक्स वाले विवाद होते थे वो कम होंगे और इस सेक्टर को मजबूती मिलेगी। ऐसा लगता है कि सरकार यहाँ मांग बढ़ाने पर खास जोर दे रही है। और किसानों के लिए कृषि क्षेत्र पे क्या असर पड़ेगा? कृषि में जो लागत आती है उसे कम करने की कोशिश दिखती है। जैसे ट्रैक्टर पर टैक्स 12% से 5%। अच्छा। और उसके टायर और पार्ट्स पर 18% से 5% किया जा रहा है। हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, सिंचाई के उपकरण है, पोल्ट्री या मधुमक्खी पालन से जुड़ी मशीनरी है, इन सब पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% होगा। और कीटनाशक घटेगी और शायद टिकाऊ खेती को भी थोड़ा बढ़ावा मिलेगा। एक और खास बात उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर की है।
या वो उल्टा शुल्क ढांचे वाली जो समस्या थी ना, हाँ, आपने पहले जिक्र किया था। उसको ठीक करने की बात है। ये उल्टा शुल्क ढांचा, ये क्या बला है? जरा आसान शब्दों में समझाएंगे प्लीज। हाँ, बिल्कुल। देखिए, सीधा सा मतलब है कि जब आप कोई चीज बनाने के लिए सामान खरीदते हैं, मतलब इनपुट, हाँ, उस पर टैक्स की दर ज्यादा है, लेकिन जो आप तैयार माल बेच रहे हैं यानी आउटपुट, उस पर टैक्स की दर कम है। अच्छा, जैसे? मान लीजिए उर्वरक बनाने के लिए लगने वाला कोई केमिकल है, उस पर 18% टैक्स है, लेकिन जब आपने उर्वरक बनाकर बेचा तो उस पर सिर्फ 5% टैक्स लगा। तो आपने खरीदते वक्त ज्यादा टैक्स दिया, बेचते वक्त कम वसूला। ये जो अतिरिक्त टैक्स आपने सरकार को दिया, वो आपको रिफंड लेना करता है। और उसमें पैसा और वक्त दोनों फंस जाता होगा। बिल्कुल। तो इस ढांचे को ठीक करने से घरेलू उर्वरक उत्पादन को आसानी होगी, उनका कैश फ्लो सुधरेगा और शायद आयात पर निर्भरता भी कम होगी। समझ गए। अब सेवा क्षेत्र की बात करें, होटल, रेस्टोरेंट, जिम वगैरह। यहाँ भी आम आदमी को राहत देने की कोशिश नजर आती है। जैसे होटल में अगर कमरे का किराया 7,500 रुपये प्रतिदिन तक है, तो उस पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया है। अच्छा। और जिम हैं, ब्यूटी सलून हैं, नाई की दुकान है, योग जैसी वेलनेस सेवाएं हैं, इन पर जीएसटी 18% से घटाकर सीधा 5% किया गया है। तो ये सब सेवाएं सस्ती होंगी। हाँ, लोगों के लिए लागत कम होगी और उम्मीद है कि हॉस्पिटैलिटी और इस तरह के सेवा उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। खिलौने, खेल का सामान और खासकर हस्तशिल्प, ये अक्सर छोटे कारीगरों से जुड़ा सेक्टर है। हाँ, यहाँ भी कुछ अहम बदलाव हैं। एक तो वो जो मैनमेड फाइबर होता है, एमएमएफ, हाँ, जाने से कपड़ा उद्योग, खासकर जो निर्यात करते हैं, वो ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। और हस्तशिल्प। हस्तशिल्प की बात करें तो मूर्तियां हैं, पेंटिंग्स हैं, लकड़ी, धातु या कपड़े के खिलौने हैं, गुड़ियां हैं, इन सब पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे तो कारीगरों को सीधा फायदा पहुंचेगा। जी, उम्मीद यही है। कारीगरों को समर्थन मिलेगा और हमारी जो पारंपरिक कलाएं हैं, उनको बचाने में भी शायद मदद मिलेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो बहुत ही अहम क्षेत्र हैं। यहाँ क्या बदलाव प्रस्तावित हैं? शिक्षा में बच्चों की जरूरत की जो स्टेशनरी होती है, जैसे नोटबुक यानी अभ्यास पुस्तिका, रबर, पेंसिल, क्रेयॉन, शार्पनर, इन पर जीएसटी 0 मतलब 0% कर दिया गया है। अच्छा, तो ये चीजें थोड़ी और सस्ती हो सकती हैं। हाँ, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हैं। कुछ 33 जीवन रक्षक दवाएं हैं और कुछ डायग्नोस्टिक किट, उन पर टैक्स 12% से घटाकर 0% कर दिया गया है। 0%? जी, और बाकी जो दवाएं हैं, जिनमें आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक दवाएं भी शामिल हैं, उन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% होगा। चश्मों पर टैक्स 28% से घटाकर सीधा 5%। ये भी बड़ा बदलाव है। हाँ, काफी बड़ा। मेडिकल ऑक्सीजन है, थर्मामीटर्स, सर्जिकल उपकरण, इन पर टैक्स 12-18% के ब्रैकेट से हटाकर 5% में लाया गया है। और दूसरे मेडिकल, डेंटल, पशु चिकित्सा उपकरण, उन पर भी टैक्स 18% से 5% कर दिया गया है। तो लक्ष्य साफ है कि स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा किफायती और सुलभ हों। जी बिल्कुल। और स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसियों के बारे में क्या? प्रीमियम पर भी असर पड़ेगा? हाँ, यहाँ भी एक महत्वपूर्ण घोषणा है। व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, फैमिली फ्लोटर प्लान और खासकर वरिष्ठ नागरिकों की जो स्वास्थ्य पॉलिसियां हैं, उनके प्रीमियम पर जीएसटी से पूरी छूट दी गई है। यानी प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जी, प्रस्ताव यही है। इसका मकसद साफ है, लोगों को बीमा लेने के लिए प्रोत्साहित करना, उनकी वित्तीय सुरक्षा बढ़ाना। और सरकार का वो जो 2047 तक सभी के लिए बीमा वाला मिशन है, उसको भी इससे ताकत मिलेगी। तो अगर हम इन सारे बदलावों को एक साथ देखें, ये जो अलग अलग सेक्टर में राहत दी गई है, तो इनका कुल मिलाकर क्या असर होगा? क्या ये सिर्फ चीजों को सस्ता करने की कोशिश है या इसके पीछे कोई बड़ी आर्थिक सोच है? देखिए, ऐसा लगता है कि इन सुधारों को एक सकारात्मक आर्थिक चक्र बनाने के इरादे से डिजाइन किया गया है। सोच कुछ इस तरह की है कि जब कीमतें कम होंगी तो जाहिर है मांग बढ़ेगी, इससे लोगों की जेब में पैसा बचेगा तो घरेलू बचत भी बढ़ सकती है। ठीक है। फिर एमएसएमईज यानी छोटे और मंझोले उद्योगों को फायदा होगा। कैसे? क्योंकि सीमेंट, ऑटो पार्ट्स, एमएमएफ जैसे उनके जो इनपुट हैं वो सस्ते होंगे, तो उनकी लागत घटेगी। हाँ, कॉम्पिटिटिव बनेंगे। बिल्कुल। फिर ये जो दो दर वाली संरचना है, इससे टैक्स का वर्गीकरण आसान होगा, विवाद कम होंगे, कंप्लायंस सरल होगा, तो इससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों बेहतर होने की उम्मीद है। ठीक है। और एक सोच ये भी है कि जब दरें सरल होती हैं तो ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आते हैं, अनुपालन बेहतर होता है, तो भले ही दरें कम हुई हैं लेकिन कुल टैक्स कलेक्शन शायद बढ़ जाए। अच्छा, ये कैसे? क्योंकि ज्यादा लोग ईमानदारी से टैक्स देंगे, दायरा बढ़ेगा,
और वो जो उल्टे शुल्क ढांचे जैसी समस्याएं थीं, उनको सुलझाने से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात दोनों को ताकत मिलेगी। तो मतलब शुरुआत में भले ही राजस्व घाटे का डर हो, हाँ, वो डर तो है, लेकिन उम्मीद ये है कि बढ़ी हुई खपत और बेहतर अनुपालन से टैक्स कलेक्शन इतना बढ़ जाएगा कि वो घाटा पूरा हो जाए, जैसा कि पहले भी देखा गया है जब दरें घटाई गई थीं। और अंततः ये सब मिलकर एक टिकाऊ आर्थिक विकास का पहिया घुमा सकते हैं। मतलब कम लागत से ज्यादा मांग, उससे बड़ा टैक्स बेस, फिर मजबूत राजस्व और फिर विकास। और सामाजिक सुरक्षा वाली बात भी थी। जी हाँ, बीमा और दवाओं पर छूट से सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। ये तो हुई भविष्य की तस्वीर, जो काफी उम्मीद जगाती है। लेकिन अगर हम बीते 8 सालों को देखें, जब से जीएसटी लागू हुआ है, तो इसका सफर कैसा रहा है? क्या जो लक्ष्य सोचे गए थे वो हासिल हुए और क्या मुश्किलें आई सामने? देखिए, प्रदर्शन मिला जुला रहा है, लेकिन काफी हद तक सकारात्मक कहा जा सकता है। कुछ आंकड़े हैं जो ये बताते हैं। जैसे टैक्स देने वालों का आधार, यानी टैक्स पेयर बेस। 2017 में जब जीएसटी आया तब ये सिर्फ 66.5 लाख था। हाँ। और 2025 तक ये बढ़कर 1.51 करोड़ हो गया है। 2 गुने से भी ज्यादा। जी, ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था ज्यादा औपचारिक हुई है, मतलब फॉर्मलाइज हुई है। फिर राजस्व कलेक्शन को देखें, उसमें भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रहा। ये सिर्फ 4 सालों में 2 गुना हो गया। 4 साल में डबल। हाँ, यानी ये सालाना लगभग 18% की औसत बढ़ोतरी हुई है, CAGR। ये तो काफी अच्छा है। और जो महीने का औसत कलेक्शन है, वो भी 2017-18 में करीब 82,000 करोड़ था, जो अब बढ़कर 2.04 लाख करोड़ हो गया है। ये बेहतर अनुपालन और बढ़ती अर्थव्यवस्था दोनों का संकेत है। ये आंकड़े तो वाकई प्रभावशाली हैं, लेकिन यकीनन सब कुछ इतना आसान भी नहीं रहा होगा। क्या चुनौतियां बनी हुई हैं जो शायद इन नए सुधारों के बाद भी रह सकती हैं? बिल्कुल, चुनौतियां तो हमेशा रहती हैं, और सुधारों के बावजूद कुछ मुद्दे बने रह सकते हैं। जैसे? पहली बात तो संरचना की जटिलता। अब भले ही 2 स्लैब हो गए हैं, लेकिन चीजों का वर्गीकरण कि कौन 5% में आएगा और कौन 18% में, ये अभी भी खासकर छोटे व्यवसायों के लिए थोड़ा सिरदर्द बन सकता है। हाँ, वो लिस्ट तो देखनी पड़ेगी। जी, तो वो जो एक देश एक कर का आदर्श था, उससे अभी भी थोड़ी दूरी है। ठीक है। और दूसरी, तकनीकी गड़बड़ियां। जीएसटी पोर्टल में कभी कभी जो दिक्कतें आती हैं, ग्लिच आते हैं, खासकर रिटर्न फाइलिंग के समय, वो अभी भी कारोबारियों के लिए, खासकर MSMEs के लिए परेशानी का सबब बनती हैं। तीसरी, रिफंड में देरी। खासकर वो उल्टे शुल्क ढांचे वाले मामलों में निर्यातकों को रिफंड मिलने में जो देरी होती है, उससे उनकी वर्किंग कैपिटल फंस जाती है। हालांकि इन सुधारों से इसमें कुछ मदद मिलनी चाहिए। और वो राजस्व घाटे वाली बात? हाँ, वो चौथी और शायद सबसे बड़ी चिंता है। अनुमान यह है कि टैक्स दरें कम करने से केंद्र और राज्यों को मिलाकर सालाना करीब 48,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो सकता है। 48,000 करोड़, ये तो काफी बड़ी रकम है। जी, अब सवाल यही है कि क्या बढ़ी हुई खपत और बेहतर अनुपालन इसकी भरपाई कर पाएगा, ये देखना होगा। और कोई चुनौती? हाँ, 5वीं है विवाद निपटान। वो जो जीएस की अपीलीय न्यायाधिकरण बनने थे, एपिलेट ट्रिब्यूनल्स, वो अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। इससे टैक्स विवादों के निपटारे में देरी होती है, मामले लंबित रहते हैं। तो इन चुनौतियों से खासकर वो जो 48,000 करोड़ रुपए के संभावित राजस्व घाटे वाली बात है, उससे कैसे निपटा जाएगा? क्या योजना है? देखिए, सबसे बड़ी उम्मीद तो सरकार की यही है कि दरें घटने से मांग इतनी बढ़ेगी, खपत इतनी बढ़ेगी कि ज्यादा बिक्री से टैक्स कलेक्शन अपने आप बढ़ जाएगा और घाटे की भरपाई हो जाएगी। वॉल्यूम बढ़ेगा। जी, इसके अलावा अनुपालन को और आसान बनाने पर जोर है, जैसे बेहतर डिजिटल फाइलिंग सिस्टम, रिफंड की प्रक्रिया तेज करना, जो कम जोखिम वाले व्यवसाय हैं उनके लिए पंजीकरण आसान करना। अच्छा। MSMEs की मदद के लिए वो उल्टे शुल्क ढांचे में सुधार और इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC को सुचारू रखने पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि उनका कैश फ्लो मतलब नकदी प्रवाह बना रहे। और विवादों के लिए? विवाद निपटान के लिए उन न्यायाधिकरणों को जल्द से जल्द पूरी तरह से चालू करने की बात है, और राज्यों को जो मुआवजा देने की 5 साल की अवधि खत्म हो गई थी, उसको बढ़ाने की जो मांग राज्य कर रहे हैं, उस पर भी शायद विचार चल रहा है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो ये जो नए GST सुधार है, ये सिस्टम को सरल बनाने, टैक्स का बोझ कम करने और अलग-अलग सेक्टर को राहत देने की एक बड़ी कोशिश नजर आते हैं। हाँ, मकसद साफ लगता है, आम आदमी के लिए चीजें सस्ती हों, कारोबारियों के लिए व्यापार करना आसान हो
और नियमों का पालन बेहतर हो। बिल्कुल सही। इन सुधारों को सिर्फ एक टैक्स बदलाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इन्हें एक तरह से समावेशी विकास और आर्थिक बदलाव लाने वाले एक अहम कदम की तरह पेश किया जा रहा है। 22 सितंबर 2025 से जब ये लागू होंगे तो ये सुधार दिखाएंगे कि भारत एक सरल, निष्पक्ष और विकास को बढ़ावा देने वाले जीएसटी सिस्टम की तरफ बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। लक्ष्य वही है, लोगों के लिए जीवन जीने में आसानी और कारोबारियों के लिए व्यापार करने में आसानी। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या ये सरलीकृत दरें, ये 2 स्लैब, हकीकत में अनुपालन को इतना बढ़ा पाते हैं कि राजस्व घाटे की चिंता दूर हो जाए, और क्या एक देश एक कर का जो मूल विचार था, हम भविष्य में उसके और करीब पहुंच पाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, वक्त बताएगा। आज की इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।